वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम पीबी शैली की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है ओड टू द वेस्ट विंड। ओड का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ को एड्रेस करके उसकी ख़वास बयान करना, उसकी करैक्टरिस्टिक्स शेयर करना। ओड को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वेस्ट विंड का मतलब है यानी मगरब से आने वाली हवा। ये पोइम 1819 में लिखी गई और एक साल बाद 1820 में प्रोमीथियस अनबाउंड अ लिरिकल ड्रामा इन 4 एक्ट्स विद अदर पोइम्स में पब्लिश हुई। इस पोइम में पोइट को एक प्रोफेटिक फिगर के तौर पर पेश किया गया है। जिस तरह से प्रॉफिट रेवोल्यूशन यानी इनकलाब और अच्छी तब्दीली चाहते हैं, एक गुड चेंज के लिए एफ़र्ट करते हैं, इसी तरह से इस पोइम के अंदर भी पोइट ने अच्छाई के लिए, तब्दीली के लिए कोशिश की है। यह पोइम पीबी शैली ने 1819 में अपने बेटे की डेथ के बाद लिखी और इस पोइम को कंपोज करते हुए अगस्त 1819 का पीटरलू मैसेकर भी पोइट के माइंड में था। इस पोइम के टोटल 5 कैंटोज़ हैं और हर कैंटो में 4 टर्सिट्स हैं। टर्सिट 3 लाइन्स के स्टैंजा को कहते हैं। हर कैंटो में 4 टर्सिट्स हैं यानी 3 लाइन्स वाले स्टैंजाज हैं और एंड पर एक कपलेट है, यानी इस तरह से हर कैंटो में टोटल 5 स्टैंजाज हैं। इसलिए 4 टर्सिट्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेड होने की वजह से हर कैंटो की लाइन्स की स्ट्रेंथ है 14। इसके चूँकि 5 कैंटोज़ हैं तो इसलिए इस पोइम की टोटल लाइन्स की स्ट्रेंथ बनती है 70। इस पोइम को 5 कैंटोज़ में तो डिवाइड किया गया है, लेकिन अगर हम इसके थीम को देखें तो थीम वाइज इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में 3 कैंटोज़ हैं जिसमें वेस्ट विंड यानी जो मगरबी हवा है उसकी ताकत का जिक्र किया गया है, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो 2 कैंटोज़ पर कंसिस्टेड है जिसमें पोइट वेस्ट विंड के साथ अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। इस पोइम में वेस्ट विंड को पर्सोनीफाई किया गया है। इसमें पोइट ने वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर कहा है। जो चीज़ें गुजर चुकी हैं, जो माजी की चीज़ें हैं, जैसा कि जो ड्राई लीव्स हैं, खुश्क पत्ते हैं, डेड लीव्स जो हैं, उनके लिए ये वेस्ट विंड एक डिस्ट्रॉयर है, यानी ये बुरी चीज़ों को ख़त्म करने वाली है। और जो फ्यूचर में आने वाली चीज़ें हैं, जैसा कि ऐसे बीज जो कि अभी उगने वाले हैं, उनके लिए ये प्रिजर्वर है, उनके लिए ये मुहाफिज है। और इस पोइम की जो लास्ट 2 लाइन्स हैं उसमें पोइट ने एक ऑप्टिमिस्टिक मैसेज दिया है, यानी पुरुम्मीद सबक दिया है कि अगर बुरे हालात आ गए हैं तो अच्छे हालात भी आएंगे, यानी अब अगर मौसम सरमा है तो एक दिन बहार भी ज़रूर आएगी। अगर हम इस पोइम की सेटिंग को देखें तो ये इटली में 1819 के आटम सीज़न के पर्सपेक्टिव में लिखी गई है। इस पोइम का इंट्रोडक्शन देखने के बाद अब हम आते हैं इसकी ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और लिटरेरी टर्म्स की जानिब। फर्स्ट कैंटो में पोइट कहता है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यानी वो वेस्ट विंड जो कि मगरबी हवा है उसे मुखातब करते हुए कहता है कि ए मगरबी हवा, तुम वाइल्ड हो, तुम वहशी हो, यानी तुम्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तुम किसी के बस में नहीं हो। यानी इसका मतलब है कि जो इनकलाब के लिए और तब्दीली के लिए हवा चलनी है उस पर किसी का ज़ोर नहीं। और दूसरा पॉइंट ये भी कहना चाहता है कि जितने भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, मज़ाहिर फ़ितरत हैं, उन पर भी इंसान का कंट्रोल नहीं है। इसलिए वो कहता है कि ए मगरबी हवा, तुम वाइल्ड हो, तुम वहशी हो, तुम पर कोई भी काबू नहीं पा सकता। दाउ ब्रीथ ऑफ आटम्स बीइंग, तुम जो मौसम ख़ज़ां का वजूद है उसका सांस हो, यानी तुम मौसम ख़ज़ां की असल रूह हो। मौसम ख़ज़ां की पहचान ही ए वेस्ट विंड तुम्हारी वजह से होती है। दाउ फ्रॉम हुज़ अनसीन प्रेजेंस, तुम्हारा जो वजूद है वो अनसीन है, वो दिखाई नहीं देता। द लीव्स डेड, और जो गिरे हुए पत्ते हैं, जो मुर्दा पत्ते हैं, आर ड्रिवन, वो तुम उड़ा कर ले जाती हो। यानी जैसे ही तुम चलती हो तो जो मुर्दा पत्ते दरख्तों से गिर जाते हैं मौसम ख़ज़ां की वजह से, वो उड़ना शुरू हो जाते हैं, तुम उन्हें उड़ा कर ले जाती हो। लाइक घोस्ट्स, उन भूतों की तरह, फ्रॉम एन एनचेंटर फ्लीइंग, जो कि किसी एनचेंटर को यानी किसी
पुजारी को देखकर भाग जाते हैं। फ्लीइंग का मतलब है भाग जाना, यानी जैसे जो जिन्नात हैं जब वो किसी पुजारी को जिन्नात को भगाने वाला मंत्र पढ़ते हुए देखते हैं तो वो फ़ौरन भाग जाते हैं। तो उन जिन्नात की तरह वो मुर्दा पत्ते भी फ़ौरन उड़ जाते हैं जैसे ही तुम आती हो। येलो, उन पत्तों की रंगत पीली होती है, एंड ब्लैक और स्याह होती है, एंड पेल और जर्द होते हैं, एंड हेक्टिक रेड और वो बहुत ही ज़्यादा सुर्ख रंग के होते हैं। हेक्टिक का मतलब है पुरजोश या हैजान खेज़, यानी वो जो सुर्ख रंग के पत्ते हैं जो कि हैजान खेज़ या बहुत ज़्यादा पुरजोश रंगत वाली सुर्ख रंग के पत्ते हैं वो भी उड़ना शुरू हो जाते हैं। पेस्टिलेंस, स्ट्रिकन, पेस्टिलेंस का मतलब है बीमारी, स्ट्रिकन यानी उस बीमारी के मारे हुए, बीमारी ज़दा, मल्टीट्यूड्स यानी हजूम की शक्ल में, यानी जिस तरह से बीमार लोगों के ग्रोह दर ग्रोह भागते हैं इसी तरह से जैसे ही तुम आती हो तो मुख्तलिफ़ रंगों के जो पत्ते हैं वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। हु चैरियाटिस्ट, तुम बग्गी का किरदार अदा करती हो। टू देयर डार्क विंट्री बेड, उनके सर्द बिस्तर के लिए। द विंग्ड सीड्स, उन परों वाले बीजों के लिए, यानी जो बीज हैं तुम उन्हें ऐसे उड़ा कर ले जाती हो जैसा कि उन बीजों को पर लग गए हों। तुम उन बीजों के लिए बग्गी का काम करती हो जो कि दूर दराज फैले होते हैं। तुम उन्हें मौसम सरमा का जो बिस्तर है, जो कि तारीक बिस्तर है, वहाँ से उठाती हो और उन्हें उड़ाकर दूर दराज जगहों पर ले जाती हो और यूँ महसूस होता है जैसा कि बीजों को पर लग गए हों। वेयर दे लाई कोल्ड, जहाँ पर वो जाकर ठंडी जगह पर लेट जाते हैं। एंड लो, और ज़मीन की तारीकी में डूब जाते हैं, यानी वो बीज जिन्हें तुम मुख्तलिफ़ जगहों से उड़ा कर लाती हो वो ठंडी और नरम ज़मीन की गहराई में घुस जाते हैं। ईच लाइक आ कॉर्प्स, हर बीज एक डेड बॉडी की तरह होता है, एक मुर्दे की तरह होता है, मरे हुए शख्स की तरह होता है। विद इन इट्स ग्रेव, जो कि अपनी कब्र में हो। जिस तरह से एक डेड बॉडी या एक मुर्दा अपनी कब्र के अंदर लेटा होता है, इसी तरह से तुम उन बीजों को ज़मीन के अंदर दबाने में मदद करती हो। अनटिल दाइन एज्योर, जब तक तुम्हारी एज्योर यानी लाजवर्दी या उर्गवानी रंग की सिस्टर बहन ऑफ द स्प्रिंग, मौसम बहार की शेल ब्लो, वो चलना नहीं शुरू हो जाती, यानी जो मौसम बहार में हवा चलनी है वो तुम्हारी बहन है, यानी तुम मौसम ख़ज़ा की हवा हो और जो मौसम बहार की हवा है वो तुम्हारी सिस्टर है। जब तक वो चलना शुरू नहीं कर देती तुम इन बीजों को ज़मीन में दबा देती हो और उनके ऊपर मिट्टी डाल देती हो। इस तरह से तुम उनकी प्रिजर्वर बन जाती हो, उनकी मुहाफ़िज़ बन जाती हो ताकि उनसे नए फल उग सकें। हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, यानी ये जो ख्वाबीदा किस्म की ज़मीन है उस पर जो तुम्हारी मौसम बहार की बहन है जिसका रंग अर्गवानी है वो अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू जब तक नहीं कर देती तब तक तुम चलती रहती हो। एंड फील ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स, और तुम्हारी वजह से बहुत खुशनुमा और मीठी कलियां खिलना शुरू हो जाती हैं। लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर, उस रेवड़ की तरह जिनको हवा की खुराक की ज़रूरत हो, यानी ऐसे फूल जो कि जत्थों की शक्ल में उगना शुरू कर देते हैं और उन फूलों की खुराक सिर्फ हवा ही होती है और वो हवा मौसम बहार की शक्ल में आ जाती है जो कि तुम्हारी बहन भी होती है। विद लिविंग ह्यूज़, और उसके बाद इसकी जो रंगत है, एंड ओडोर्स, और उसकी जो खुशबू है, प्लेन मैदानों में, एंड हिल, और पहाड़ों में फैल जाती है। यानी जो बीज तुमने ज़मीन में दबाकर अपने ज़ोर से उसके ऊपर मिट्टी डाल दी थी उन फूलों में से कलियां खिलती हैं जिनकी खुशबू और जिनकी रंगत मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में दोनों जगह पर महसूस की जा सकती है। वाइल्ड स्पिरिट, यानी ए वेस्ट विंड, ए मगरबी हवा, तुम एक वहशियाना किस्म का जज्बा हो, वहशियाना किस्म की रूह हो। यानी पॉइंट जो है ये वाइल्ड का वर्ड पॉजिटिव कैनोटेशन के तौर पर यूज़ कर रहा है। विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, जो कि हर जगह हरकत पजीर रहती है, यानी ए मौसम ख़ज़ां की हवा, तुम हर जगह आ जा सकती हो, तुम पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए तुम एक वाइल्ड स्पिरिट हो, तुम एक वहशी किस्म की रूह हो। डिस्ट्रॉयर, तुम तबाहकारी करती हो, यानी तुम तबाहकार हो। तुम किस चीज़ को तबाह करती हो? वो जो डेड लीव्स थे, जो मुर्दा पत्ते थे,
उन्हें तुम ख़त्म कर देती हो, उन्हें उड़ाकर फजूल जगहों पर ले जाती हो। एंड प्रिजर्वर, और तुम मुहाफिज हो। अब किस चीज़ की वो मुहाफिज है? वो बीज जो कि फ़ालतू पड़े हुए थे, तुम उन्हें उड़ाकर ज़मीन में दबा देती हो और उसके ऊपर मिट्टी डाल देती हो, जिससे खूबसूरत फूल और कलियां उगना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से तुम बुरी चीज़ों के लिए तबाहकुन साबित होती हो और अच्छी चीज़ों के लिए तुम मुहाफिज साबित होती हो। हियर ओ हियर ए वेस्ट विंड, मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात पर ध्यान दो। उसके बाद सेकंड कैंटो में पार्ट कहता है दाओ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज कमोशन। कमोशन का मतलब है बेचैन। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड। जिस तरह से डिकेइंग का मतलब है गले सड़े हुए, जिस तरह से गले सड़े हुए पत्ते ज़मीन पर इर्द गिर्द फैले होते हैं, इसी तरह से खुले हुए बादल बेचैनी से आसमान के ढलान सतह पर उसके दरमियान में जाते हैं। और ए हवा, वो तुम ही हो जो उन बादलों को नदियों से उठाती हो, स्ट्रीम से उठाती हो, नदियों से उठाती हो और बेचैन करते हुए आसमान के बिल्कुल दरमियान तक ले जाती हो। शूक, और तुम हिलाती हो फ्रॉम द टेंगल्ड पॉज, उन उलझी हुई शाखों को, ऑफ हेवन, आसमान की, एंड ओशन, और समुंदर की। यानी ए वेस्ट विंड, तुम बादलों को नदियों से उठाती हो और बेचैन आसमान के दरमियान में ले जाती हो, और तुम उन बादलों को इस तरह से घुमाती हो जिस तरह से ज़मीन पर गले सड़े पत्ते तुम्हारे आने से उड़ते हैं। इसी तरह से तुम्हारे आने से बादल भी उड़ना शुरू कर देते हैं और आसमान की बुलंदियों तक जाते हैं। और उसके बाद ये जो बादल हैं ये आसमानों और समुंदर के ऊपर उलझी हुई शाखों की मानिंद हरकत करना शुरू कर देते हैं। एंजल्स, ये जो बादल हैं वो फरिश्तों की मानिंद हैं। ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, इनसे बारिश भी हासिल होती है और बिजली भी हासिल होती है। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्च, और तुम इन बादलों को जो समुंदर की लहरों और मौजों वाली नीली सतह है वहाँ तक फैला देती हो। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, जिस तरह से किसी के बाल ऊपर को हवा की वजह से उठे हों। यानी जब हवा चलती है तो जिस तरह से बाल हवा में उड़ते हैं, तुम उन बादलों को बिल्कुल इसी तरह से उड़ाती हो और तुम नीले समुंदर की मौजों पर, उसकी लहरों पर इसे उड़ाती हो। वो बादल जो कि फरिश्तों की मानिंद हैं और वो बारिश और बिजली देने वाले फरिश्ते हैं। ऑफ सम फाइट्स माइंड, यहाँ पर पॉइंट ने एक ग्रीक एलुजन यूज़ किया है। जो मैंट है वो डायोनिसिस की एक फ़ीमेल फॉलोअर है जो कि ग्रीक गॉड ऑफ वाइन कंसीडर किया जाता था, और ये नशे में मदहोश हमेशा रक्स करती है और इसके बाल उड़े हुए होते हैं। इसलिए वो उसकी मिसाल देते हुए कहता है कि जिस तरह से मैंट के बाल ऊपर हवा में उड़े होते हैं, इसी तरह से तुम उन बादलों को हवाओं में जब उड़ाती हो तो वो भी उन बालों की मानिंद ही उड़ते फिरते हैं। इवन फ्रॉम द डिम वर्च ऑफ द होराइजन टू द ज़ेनिथ्स हाइट, हत्ता कि तुम उन बादलों को, वर्च का मतलब है तकसीब कर देना, होराइजन यानी उफ़्क, ऐसी जगह जहाँ पर ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई दें। यानी तुम उन बादलों को उफ़्क से उठाती हो टू द ज़ेनिथ्स हाइट, और बहुत ही बुलंदो बाला बुलंदियों पर ले जाती हो। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और तुम आने वाले तूफ़ान की वजह बनती हो। दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, और तुम जो साल गुज़र रहा है उस गुज़रने वाले साल का एक उदास और गमगीन किस्म का गीत बन जाती हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट सेपल्चर। सेपल्चर का मतलब है किसी की कब्र या किसी का मज़ार, और डोम का मतलब है उस मज़ार के ऊपर बना हुआ महराब। और ये जो बादल हैं वो किसी की कब्र के ऊपर एक बने हुए महराब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट, और ये जंपिंग करते हुए, छलांगे लगाते हुए एक ग्रोह की शक्ल में, एक हजूम की शक्ल में बड़ी ताकत के साथ भागते चले जाते हैं। ऑफ वेपर्स, और ये बखारात में तब्दील हो जाते हैं। फ्रॉम हुज़, जहाँ से सॉलिड एटमॉस्फेयर, बहुत उम्दा किस्म का माहौल और मंज़र बनता है।
ब्लैक रेन और इन बादलों की वजह से स्याह रंग की बारिश होती है। एंड फायर और आग लगती है। एंड हेल और ओले पड़ते हैं। विल बर्स्ट वो ओले ज़ारो कतार पड़ते हैं। ओ हियर मेरी बात सुनो। यानी पॉइंट इस कैंटो में ये कहना चाहता है कि जो बादल हैं वो फरिश्तों की मानिंद हैं। तुम उन बादलों को ज़मीन से उठाती हो, नदियों से उठाती हो और आसमान की बुलंदियों पर ले जाती हो। और ये बादल जो हैं ये आसमानों पर और समुंदर की लहरों पर इधर उधर फिरते हैं और उसके बाद तुम समुंदर की नीली सतह पर इन्हें उड़ाती हो। और जब ये बादल उड़ रहे होते हैं तो ये मेंढक के जो बाल हैं उनकी मानिंद उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और हत्ता कि फिर ये होराइज़न यानी उफ़्क़ से लेकर आसमान की हदूद और आसमान की बुलंदियों को क्रॉस कर जाते हैं। और इन्हीं की वजह से बहुत बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं। और ये गुज़रे हुए साल का यानी जो साल बीत रहा है उसका ये दुखी नगमा बन जाते हैं। और ये उस साल की आखिरी रात की मानिंद उसकी कब्र का गुंबद बन जाते हैं। फिर ये बादल ए हवा, फिर ये बादल तुम्हारी वजह से ग्रोहों की शक्ल में उड़ते हुए बखरात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिससे हमारा माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। इससे तूफ़ानी बारिशें होती हैं और ज़ारो कतार ओले भी बरसते हैं। उसके बाद थर्ड कैंटो में वो कहता है दाओ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, यानी ए हवा तुम मौसम सरमा की नींदों से बेदार करती हो। द ब्लू मेडिट्रेनियन, यानी तुम जो नीले रंग का मेडिट्रेनियन सी है उसे मौसम सरमा की नींद से बेदार करती हो और उसमें तलातुम पैदा कर देती हो। वेयर ही ले लर्ल्ड बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलिन स्ट्रीम्स, यानी जो इसकी क्रिस्टल जैसी नदियां हैं उनके पानी के बहाव की वजह से ये मीठी नींद सो जाता है, क्योंकि इसकी जो क्रिस्टल वाली नदियां हैं वो इसे लोरी सुनाकर सुला देती हैं। लेकिन ए हवा जब तुम आती हो तो इस नीले रंग के मेडिट्रेनियन सी को नींद से बेदार कर देती हो। बिसाइड आ पुमिस आइल इन बेज बे, यानी जब तुम बे की जो खलीज है वहाँ पर उसके पत्थर में एक लकीर पैदा कर देती हो, एक शगाफ पैदा कर देती हो। एंड सो इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स, और जब तुम समुंदर के अंदर गर्क होती हो तो ए हवा उस समुंदर की गहराई में तुम्हें बहुत से डूबे हुए महल्लात और सतून दिखाई देते हैं। क्विवरिंग जो कि कांप रहे हैं। विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, यानी इन लहरों की वजह से जो सख्त दिन आ गया है उस वजह से वो कांप रहे होते हैं। यानी जब बुरे हालात आए तो ये जितने भी महल्लात और सतून थे वो समुंदर में गर्क हो गए। और जब ए हवा तुम वहाँ जाती हो तो तुम उन्हें कांपते हुए वहाँ पर देखती हो, जिससे तुम्हें उस दिन की होलनाकियों का भी अंदाज़ा हो जाता है। ऑल ओवर ग्रोन विद अज़्योर मॉस एंड फ्लावर्स, वहाँ पर नीले रंग के कई ज़्यादा फूल भी तुम्हें दिखाई देते हैं। सो स्वीट, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग दैम, और उनके तसव्वुर करने की जो हिस्स है वो भी बहुत मध्यम हो चुकी है। दाओ फॉर हुज पाथ द अटलांटिक्स लेवल पावर्स, तुम ही वो हो जिसकी वजह से अटलांटिक जो बहरिया ओकियानूस है वो अपनी ताकत के साथ पूरे लेवल पर है, यानी वो अपनी सतह को हमवार रखता है। क्लीव देमसेल्व्स इनटू काज़्म, और वो जो अटलांटिक ओशन है वो दो हिस्सों में तकसीम होकर एक काज़्म यानी एक दरार की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक ढलान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वाइल फार बिलो द सी ब्लूम्स, और इसके नीचे बहुत दूर एक समुंदर बहता है। एंड द ऊजी वुड्स, और वहाँ पर कई ज़्यादा जंगलात होते हैं, यानी कई ज़्यादा दरख्त भी समुंदर की सतह के अंदर उगे होते हैं। विच वियर द सैपलेस फॉलिएज, जिनके अंदर जिनके पत्ते खुश्क होते हैं, उन पत्तों में कोई रस नहीं होता। ऑफ द ओशन, जो कि दरिया के हैं। नो, तुम इस बात को जान लो। यानी पॉइंट ये कहता है कि ए हवा जब तुम चलती हो तो तुम नीचे समुंदर की तह तक चली जाती हो, जहाँ पर तुम उन दरख्तों का नज़ारा करती हो जो कि बहुत ज़्यादा कीचड़ आलूद होते हैं, काई ज़दा होते हैं, और उनके उन पत्तों का भी नज़ारा करती हो जिनका रस ख़त्म हो चुका है। नो दाई वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे विद फियर, और जैसे ही समुंदर के अंदर की मखलूक तुम्हारी आवाज़ को सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं और खौफ के मारे वो सुरमई रंग इख्तियार कर लेते हैं। एंड ट्रेमल एंड डस्पॉइल, और वो
ट्रेम्बलिंग करते हैं यानी कांपते हैं, और डिस्पॉइल देमसेल्व्स और अपने आप को महरूम कर लेते हैं, यानी वो महरूमी का शिकार हो जाते हैं जब तुम आती हो। इसका मतलब है कि पोइट ये कहना चाहता है कि ओ हियर यानी ए वेस्ट विंड सुनो, कि जब तुम आती हो तो समुंदर की गहराइयों में भी चली जाती हो जहाँ पर तुम्हें ऐसे स्तून और ऐसे महल्लात दिखाई देते हैं जो कि बुरे हालात आने पर समुंदर में गर्क हो गए, और इसके साथ साथ तुम कई ज़्यादा दरख्तों और उनके ऐसे पत्तों को देखती हो जिनके अंदर कोई रस नहीं रह गया। उसके बाद कैंटो 4 में पोइट कहता है इफ़ आई वर अ डेड लीफ, अगर मैं भी काश एक मुर्दा पत्ता होता, दाउ माइटेस्ट बियर का मतलब है वेस्ट विंड, तो ए मगरबी हवा, इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, काश मैं एक तेज़ उड़ने वाला बादल होता तो मैं भी तुम्हारे साथ उड़ता, अ वेव टू पैंट बीनीथ दाई पावर, और मैं तुम्हारी ताकत के ज़ेरे असर सांस लेता, एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, और जो तुम्हारी ताकत है उसके तहर्रुक को तुम्हारे साथ बांटता, यानी तुम्हारी ताकत तुमसे हासिल करने की कोशिश करता। मैं अपने बलबोते पर ना उड़ता, मैं तुम्हारी ताकत के बलबोते पर ही उड़ता, काश मैं एक पत्ता या एक बादल होता। ओनली लेस फ्री दैन दाओ, और मैं तुमसे बहुत ही कमतर होता। ओ अनकंट्रोलेबल यानी ए वेस्ट विंड, तुम तो बिल्कुल बेकाबू हो, तुम किसी के काबू में नहीं आ सकती। इफ़ इवन आई वर एज़ इन माई बॉयहुड, लेकिन ये काम मैं अपनी जवानी में ही कर सकता था, मैं तुम्हारे ज़ोर के साथ उड़ सकता था, लेकिन अब मैं नहीं उड़ सकता। एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वांडरिंग्स ओवर हेवन, यानी मैं आसमानों पर तुम्हारे साथ ही तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारी हमसाइगी में इधर उधर घूमता फिरता। एज देन, और फिर वेन टू आउटस्ट्रिप दाई स्काई स्पीड, और आसमानों पर मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाता। स्केरस सीम्ड आ वियन, लेकिन मैंने कभी ख्वाब में भी या तसव्वुर में भी ये नहीं सोचा होगा। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, लेकिन अब मैं अपनी दुखती हुई, अपनी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से भरपूर ज़रूरत की बुनियाद पर तुमसे ये इल्तिजा करता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ ले लो। ओ लिफ्ट मी एज़ अ वेव, ए हवा तुम मुझे अपने साथ एक समुंदर की लहर की तरह उड़ा लो। अ लीफ, एक पत्ते की तरह उड़ा लो। अ क्लाउड, या एक बादल की तरह मुझे अपने साथ उड़ा लो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं ज़िंदगी के कांटों पर गिर गया हूँ। आई ब्लीड, और मेरे जिस्म से खून निकल रहा है, मेरा जिस्म ज़ख्मी हो गया है, मेरा जिस्म ज़ख्मों से छलनी हो गया है। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज़ चेंज्ड, और जो वक्त है, वक्त का जो धारा है, उसने मुझे जंजीर में जकड़ लिया है। एंड बॉड वन टू लाइक दी, और एक वक़्त था मैं तुम्हारी तरह ही होता था, मैं कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता था। टेमलेस, और ना ही मुझे कोई ट्रेनिंग दे सकता था, ना ही मुझे कोई सुधार सकता था। एंड स्विफ्ट, और मैं बहुत तेज़ हुआ था। एंड प्राउड, और मैं बहुत ज़्यादा मगरूर हुआ करता था। ये मेरी जवानी की, बॉयहुड की बात है, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ, मैं गिर गया हूँ, मेरे जिस्म से खून निकल रहा है, इसलिए मुझे किसी लहर या पत्ते या बादल की तरह अपने साथ उड़ा लो, और मैं तुम्हारे साथ आसमान पर दौड़ लगाऊंगा। लेकिन ये सारे काम मैं अपनी ताकत से नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी दी हुई ताकत से ही करूँगा। लास्ट कैंटो यानी 5th कैंटो में पोइट कहता है मेक मी दाई लायर, मुझे अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना लो। इवन हत्ता के एज़ द फॉरेस्ट इज़ व्हाट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, जैसा कि किसी जंगल के पत्ते गिर जाते हैं, तो इसी तरह से मेरी ज़िंदगी में भी अब मौसम ख़ज़ां आ गई है, इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी की मौसीकी बना लो, मुझे अपना लायर यानी अपना बरबत बना लो। द टिमल्ट ऑफ दाई माइटी हार्मनीज़, हार्मनीज़ यानी हम आहंगी, टिमल्ट यानी शोर और हंगामा, और मैं तुम्हारे साथ हम आहंग हो जाऊंगा, और इससे एक खुशकुन और खुशनुमा किस्म का शोर पैदा होगा। विल टेक फ्रॉम बोथ आ डीप, और ये जो हारमनी होगी, ये जो हम आहंगी होगी, ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमारे अंदर से एक धुन निकलेगी, वो मेरी गहराइयों से उठेगी। आटमनल टून, और ये मौसम ख़ज़ां का गीत होगा, उसका राग होगा। स्वीट थॉट इन सैडनेस, और ये जो अदासी का टाइम चल रहा है, इसमें ये एक इंतहाई मीठी और खुशनुमा बात होगी। बी दाओ, इसलिए बन जाओ। स्पिरिट फायर्स, यानी बहुत ज़्यादा
वहशी और बहुत ज़्यादा तेज़ तुंद हो जाओ। माई स्पिरिट, ए मेरी रूह, यानी वो कहता है कि ए हवा तुम मेरी रूह बनकर बहुत तेज़ तुंद हो जाओ। बी दाओ मी, और मुझे अपना आप बना लो, मुझे अपना वजूद दे दो। इम्पीटियस वन, और मुझे अनकंट्रोलेबल कर दो, अपनी तरह मुझे हमेशा मुस्तकिल उड़ने वाला बना दो, बहुत तेज़ तुंद बना दो। ड्राइव माई डेड थाट्स ओवर द यूनिवर्स, और ये जो मेरी मुर्दा सोचें हैं उन्हें इस पूरी दुनिया से दूर ले जाओ, जिस तरह से तुम मुर्दा पत्तों को, डेड लीव्स को इस दुनिया से दूर ले जाती हो। लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन आ न्यू बर्थ, जिस तरह से तुम इस दुनिया से मुरझाए हुए पत्तों का ख़ात्मा कर देती हो, उन्हें उड़ा कर बहुत दूर फेंक देती हो ताकि यहाँ पर नए पत्ते उग सकें। एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ, और इस नज़्म के, ये जो नज़्म मैं लिख रहा हूँ, ये जो पोइम मैं लिख रहा हूँ, इसमें एक जादुई असर पैदा हो सके। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे मुर्दा पत्तों को दूर फेंक देती हो ताकि यहाँ पर नई पैदाइश हो सके, नए फूल खिल सकें, इसी तरह से तुम मेरी जो मुर्दा सोचें हैं उन्हें इस दुनिया से बहुत दूर फेंक दो, पूरी दुनिया से दूर बिखेर दो, ताकि ये नज़्म जो मैं लिख रहा हूँ इसमें अच्छे और नए साफ़ सुथरे और फ्रेश खुशनुमा किस्म के आइडियाज़ पैदा हो सकें। स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, यानी ये बिखरे हुए हैं और एक ऐसा चूल्हा है जिसकी आग कभी भी नहीं बुझ सकती। एशीज़ एंड स्पार्क्स, इसमें से राख और शोले उड़ रहे हैं। माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, मेरे जो अल्फाज हैं वो पूरी इंसानियत के लिए। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ, यानी मेरी ज़बान से जो मेरे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो इस मुर्दा ज़मीन के इंसानों के लिए हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि जब मुझे तुम उड़ा कर ले जाओगी अपने साथ और मेरी बुरी सोचों को ख़त्म करके मुझे नई सोचें दोगी, तो क्या होगा, मेरी जो सोच का चूल्हा है, मेरी जो सोच की आग है वो कभी नहीं बुझ रही, इसमें से बहुत सी राख और शोले उड़ रहे हैं और मेरे जो अल्फाज हैं इस मुर्दा दुनिया की इंसानियत के लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इनके लिए अच्छे अल्फाज ही निकाल सकूँ। द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट यानी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी बिगल ऑफ आ प्रोफेसी, मैं एक पेशीन गोई का बिगल बजा रहा हूँ। ओ विंड, ए हवा, अब मैं आने वाले वक्त के लिए एक अच्छी पेशीन गोई करना चाहता हूँ, एक अच्छी पेशीन गोई का राग अलापना चाहता हूँ। मैं बिगल बजा कर ये कहना चाहता हूँ कि इफ़ विंटर कम्स, कि अगर मौसम सरमा आ गया है, यानी बुरे हालात आ गए हैं। कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या मौसम बहार पीछे रह जाएगा? नहीं, कभी भी मौसम बहार पीछे नहीं रहेगा, यानी कभी भी अच्छे हालात नहीं पीछे रहेंगे। अगर अब बुरे हालात हैं तो आने वाले वक्त में अच्छे हालात भी आ ही जाएंगे। यानी पोइट ऑप्टिमिस्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है कि बुरे हालात के बाद अच्छे हालात बहुत जल्द आने ही वाले हैं। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम टर्ज़ा रीमा की तर्ज पर है, यानी इस पोइम में तमाम स्टैंजास को तीन तीन लाइनों की शक्ल में, यानी टर्सेट्स की शक्ल में डिवाइड किया गया है। और इसकी राइम स्कीम इस तरह से बनती है कि फ़र्स्ट स्टैंजा की फ़र्स्ट और थर्ड लाइन आपस में राइम्ड हैं, जबकि फ़र्स्ट स्टैंजा की जो सेकंड लाइन है, यानी दरमियान वाली जो लाइन है, वो सेकंड स्टैंजा की फ़र्स्ट और थर्ड लाइन से राइम्ड है। यानी इसका मतलब ये है कि सेकंड स्टैंजा की जो फ़र्स्ट और थर्ड लाइन है वो फ़र्स्ट स्टैंजा यानी अपने पिछले स्टैंजा की सेकंड लाइन से राइम्ड है, और जो सेकंड स्टैंजा की सेकंड लाइन है वो अपने से नेक्स्ट स्टैंजा यानी थर्ड स्टैंजा की फ़र्स्ट और थर्ड लाइन से राइम्ड है। इस तरह से ये राइम स्कीम एंड तक चलती है और एंड पर एक कपलेट यूज़ किया गया है जो कि आपस में राइम्ड है। तो इस तरह से इसके तमाम स्टैंजास की सेम राइम स्कीम है, यानी A B C D E। जैसा कि फ़र्स्ट स्टैंजा की फ़र्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है बीइंग और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लीइंग, बीइंग और फ्लीइंग। इसी तरह से फ़र्स्ट स्टैंजा की सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है डेड, जो कि सेकंड स्टैंजा की फ़र्स्ट और थर्ड लाइन के साथ राइम्ड है। यानी सेकंड स्टैंजा की फ़र्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है रेड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है बेड।
तो इस तरह से डेड, रेड और बेड। उसके बाद सेकंड स्टैंजा की सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है दाओ, जो कि थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन के साथ राइम्ड है। जैसा कि थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है लो और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है ब्लो, तो इस तरह से ये राइम स्कीम बनती है दाओ, लो और ब्लो। इसी तरह से अनटिल, फिल, हिल, उसके बाद एयर, एवरीवेयर, हियर। इसी तरह से अगर हम सेकंड कैंटो की राइम स्कीम देखें तो वो इस तरह से है कमोशन और ओशन, इसी तरह से शेड, स्प्रेड, हेड, इसी तरह से सर्च, वर्ज, डर्ज, इसी तरह से हाइट, नाइट, माइट, सेपल्चर, एटमॉस्फियर और हियर। इसी तरह से नेक्स्ट कैंटो में ड्रीम्स और स्ट्रीम्स, नेक्स्ट ले, बे, डे, नेक्स्ट टावर्स, फ्लावर्स, पावर्स, नेक्स्ट दाओ, बिलो, नो, नेक्स्ट वियर, फियर, हियर। नेक्स्ट कैंटो में बेयर, शेयर, नेक्स्ट दी, फ्री, बी, नेक्स्ट इवन, हेवन, स्ट्रिवन, नेक्स्ट स्पीड, नीड, ब्लीड, नेक्स्ट क्लाउड, बोर्ड, प्राउड, इज, हारमोनियस, नेक्स्ट ओन, टोन, वन, नेक्स्ट फायरस, यूनिवर्स, वर्स, नेक्स्ट बर्थ, हर्थ, अर्थ, नेक्स्ट मैनकाइंड, नेक्स्ट मैनकाइंड, विंड, बिहाइंड। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम जो कि टर्ज़ा रिमा की तर्ज पर थी, यानी ABA, BCB, CDC, DED, EE। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो वेस्ट विंड को एड्रेस करते हुए कहता है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ओ वाइल्ड वेस्ट विंड के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में उसने वेस्ट विंड को पर्सोनीफाई किया है, वो कहता है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ आटम्स बीइंग, तुम मौसम ख़ज़ां की रूह हो, उसका सांस हो। उसके बाद लाइन नंबर 9 में वो कहता है डाइन एज योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग शेल ब्लो, यानी वो जो मौसम बहार में यानी स्प्रिंग सीज़न में जो हवा चलेगी उसे वो आटम की जो हवा है उसकी सिस्टर डिक्लेयर कर रहा है। तो इस तरह से वो स्प्रिंग और आटम इन दोनों हवाओं को पर्सोनीफाई कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 14 में वो कहता है डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर, यानी वो जो वेस्ट विंड है उसे पर्सोनीफाई करते हुए उसे डिस्ट्रॉयर यानी तबाहकार और प्रिजर्वर यानी और महफूज रखने वाला डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके ब्रक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 2 एक रन ऑन लाइन है, जैसा कि इसमें पोइट कहता है दाउ फॉर हुज अनसीन प्रेजेंट्स द लीव्स डेड, यानी तुम्हारी जो मौजूदगी है वो दिखाई नहीं देती लेकिन इससे क्या होता है डेड पत्ते यानी जो मुर्दा पत्ते हैं। अब वो मुर्दा पत्ते क्या करते हैं, उनको क्या होता है उसकी हमें समझ नहीं आ रही। इसे समझने के लिए नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 3 की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें वो कहता है आर ड्रिवन लाइक गोस्ट फ्रॉम एन एनचेंटर फ्लीइंग, यानी वो जो सूखे हुए मरझाए हुए पत्ते हैं वो इस तरह से उड़ते हैं, इस तरह से भागते हैं जिस तरह से भूत भाग जाया करते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 8 भी एक रन ऑन लाइन है, जैसा कि उसमें वो कहता है ईच लाइक आ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, हर बीज अपनी ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, वो यूँ महसूस हो रहा है जैसा कि कोई मुर्दा कोई डेड बॉडी कब्र में हो। अनटिल जब तक, अब जब तक क्या होगा वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 9 में बयान करता है दाइन एज योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग शेल ब्लो, जब तक कि तुम्हारी मौसम बहार की बहन आ नहीं जाती। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी दो चीज़ों को एक जैसी खूबियों की बिना पर मुवाजना या मुकाबला करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 और 3 में वो कहता है दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन लाइक गोस्ट्स फ्रॉम एन एनचेंटर फ्लीइंग, यानी वो कहता है कि जैसे ही वेस्ट विंड आती है
तो जो मुरझाए हुए पत्ते हैं वो इस तरह से उड़ते हैं जिस तरह से किसी पुजारी को देखकर भूत भाग जाते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 8 में वो कहता है ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, यानी वो बीजों को डेड बॉडीज़ के साथ कंपेयर कर रहा है। वो कहता है कि बीज ज़मीन के अंदर इस तरह से धंस जाते हैं जैसा कि मुर्दे अपनी कब्रों में धंस जाते हैं। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को उसकी ट्रेट की बिना पर कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना, यानी जैसा कि लाइन नंबर 6 के अंदर वो वेस्ट विंड को चैरियोटिस्ट डिक्लेयर कर रहा है कि ये उन बीजों को उड़ाकर ले जाती है। उसके बाद लाइन नंबर 70 में वो कहता है इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर मौसम सरमा आ गया है तो क्या मौसम बहार उससे पीछे रह जाएगा, यानी इसका मतलब है कि अगर दुख आए हैं तो क्या खुशियाँ नहीं आएंगी। तो इसका मतलब है कि विंटर जो है वो गमी और दुखों का मेटाफर है और जो स्प्रिंग है वो खुशी और खुशहाली का मेटाफर है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट किसी पोइम की एक ही लाइन में दो राइम्ड वर्ड इस्तेमाल करे तो उसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 9 में सिस्टर और स्प्रिंग ये दोनों वर्ड्स राइम्ड हैं, तो इस तरह से ये इंटरनल राइम है। इसी तरह से लाइन नंबर 12 में विद हिल, लाइन नंबर 28 में रेन हिल। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 43 और 44 ये दोनों इफ़ आई वर्ड आ इन वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर तो पोइट को मालूम होता है, लेकिन उस पर स्ट्रेस करने के लिए, ज़ोर देने के लिए वो ये क्वेश्चन अपने रीडर के सामने रखता है। जैसा कि वो लाइन नंबर 70 में कहता है इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, क्या अगर मौसम सरमा आ गया है तो क्या मौसम बहार पीछे रह जाएगा, यानी उसे पता है कि मौसम बहार ज़रूर आएगा, लेकिन इसे वो रिटोरिकल क्वेश्चन की शक्ल में हमारे सामने रख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। इस पोइम की लाइन नंबर 21 में पोइट ने माइंड का एलुजन यूज़ किया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन के दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें वाइल्ड, वेस्ट और विंड ये तीनों वर्ड्स W से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 7 में लाई, लो, लाइन नंबर 9 में सिस्टर, स्प्रिंग, लाइन नंबर 11 में फ्लॉक्स, फीड, लाइन नंबर 15 में स्ट्रीम, स्टीप, लाइन नंबर 16 में लूज, लाइक, लीव्स, लाइन नंबर 19 में सरफेस, सर्ज, लाइन नंबर 20 में हेयर, हेड, लाइन नंबर 32 में बाय, बे, लाइन नंबर 33 में सॉ, स्लीप, लाइन नंबर 41 में ग्रो, ग्रे। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वाइल्ड और विंड इन दोनों वर्ड्स के एंड पर डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में ड्रिवन, एंड, लाइन नंबर 13 में स्पिरिट, आर्ट, लाइन नंबर 14 में डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर, लाइन नंबर 17 में हेवन, ओशन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 9 में सिस्टर और स्प्रिंग इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 12 में विद, हिल, लाइन नंबर 28 में रेन, हिल। इसके अलावा इस पोएम में पोएट ने बहुत से सिंबल भी इस्तेमाल किए हैं। जैसा कि अगर हम डेड लीव्स को देखें तो ये सिंबल है डेथ और डिस्ट्रक्शन का। उसके बाद अगर हम डाइंग ईयर को देखें तो ये एंड ऑफ द सीज़न का सिंबल है। इसके साथ साथ जो वेस्ट विंड है वो माइटी पावर ऑफ नेचर का सिंबल है। नेक्स्ट है एनास्ट्रॉफी। एनास्ट्रॉफी का मतलब है कि अगर पोइट लफ्ज़ों की तरतीब उलट दे तो इसे एनास्ट्रॉफी कहते हैं। जैसा कि अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 2 में देखें तो इसमें लीव्स डेड ही इस्तेमाल किया गया है, हालांकि डेड लीव्स इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन उसने इस तरतीब को उलट दिया है राइम स्कीम को सेट करने के लिए। इसके अलावा इस पोइम में बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए गए हैं, जैसा कि आटम्स बीइंग, लीव्स डेड, गोस्ट्स, एन्चेंटर, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, pestilence stricken, multitudes, dark wintry bed, winged seeds, corpse, grave, clarion, birds, flocks, plain, hill, sky, clouds, earth, earth's decaying leaves, ocean,
ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्च, ब्राइट हेयर, ब्लैक ट्रेन, फायर हेल, सी ब्लूम, ऊजी वुड्स, सैपलेस फॉलिएज ऑफ द ओशन। उसके बाद अगर हम इस पोएम का थीम देखें तो जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ऑप्टिमिस्टिक थीम है क्योंकि पोइट ऑप्टिमिस्ट है, वो रेवोल्यूशन और चेंज पर यकीन रखता है। इसलिए उसने कहा है कि अगर अब इस वक्त गम है तो क्या खुशियाँ नहीं आएंगी। उसके बाद इस पोएम की जो लास्ट लाइन यानी लाइन नंबर 70 है, जिसमें वो कहता है इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये एक कोटेशन के तौर पर भी यूज़ की जा सकती है। इस लेक्चर में जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है, इन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।